मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 441 से 450। हम दिव्य हथियार मंडप की तीसरी मंजिल पर शिंगुवान, जो क्रॉस लेग बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और अगले ही पल वह खिड़की के सामने प्रकट हुआ और स्वर्गीय फोजिंग सिटी के पूर्वी भाग की ओर देखा। वह है शेंगुवान की आंखों की गहराई में वह आश्चर्यचकित नजर प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। स्पीयर इंटेंट, ऐसा परिचित भाला इरादा। यद्यपि वह बहुत दूर था और वहां से आने वाली हल्की आभा को ही महसूस कर सकता था, फिर भी उस आभा ने उसे बहुत परिचित महसूस कराया। पलक झपकते ही मूल महाद्वीप के बाहर की घटना याद आ गई। ये चोंगशान। उसके दिमाग में तीनों पात्र उभर आए। शेंगुवान ने संकोच नहीं किया, वह तुरंत खिड़की से होकर तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया और आश्चर्यजनक गति के साथ वह स्वर्गीय फोजिंग सिटी के पूर्व की ओर भाग गया। लगभग उसी समय दिव्य शस्त्र मंडप के पीछे स्वर्गीय आत्मा हॉल में दुबला पतला काली वेशभूषा वाला बूढ़ा आदमी अपनी नींद से जागता हुआ प्रतीत हुआ और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दिव्य हथियार, एक पतली सी आवाज महल में गूंजी, लेकिन तुरंत बाद बूढ़े आदमी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। बहता इंद्रधनुषी भाला। महिमा के पवित्र मंदिर की गहराई में एक शांत और सुरुचिपूर्ण हॉल में एक अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित करने वाली विस्मयादिबोधक ध्वनि अचानक सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक आकृति भूत जैसी होकर हॉल से बाहर निकली। एक ही छलांग में वह कई मीटर ऊंची छतरी वाली झाड़ी पर हल्के से उतरा। वह सफेद कपड़े पहने और सफेद बालों वाली एक लंबी महिला थी। वह बेहद खूबसूरत थी और बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती थी। वह 30 वर्ष की लग रही थी। क्या वह बड़ा भाई ये है? सफेद वस्त्र पहने महिला ने पूर्व की ओर देखा और उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में अनियंत्रित उत्साह झलक रहा था। हालांकि एक क्षण बाद उसकी भौहें फड़क उठीं। उसकी आंखों में उत्साह की जगह क्रोध ने ले ली थी। ये बूढ़ी चीज इतने सालों से गायब हो गई है और वह अभी भी बाहर आने की हिम्मत रखती है। फुट। अगले ही क्षण सफेद वस्त्र पहने वह महिला बादल की तरह तेजी से अपने वापसी घर की दिशा में उड़ चली। एक पल में ही वह इस निरंतर उठते गिरते महल को छोड़कर चली गई। भाला संत ये चोंगशान। शिंगहाई मंडप के पीछे एक सुंदर प्रांगण में हरे रंग की पोशाक पहने एक मोटे बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि जब क्रीसेंट सिटी के बाहर तांग हुआन की हत्या कर दी गई थी तो उसने अपने भाले के इरादे को सक्रिय करने के लिए बहते इंद्रधनुषी भाले का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। अब इस स्वर्गीय फोजिंग शहर में वह फिर से ऐसे भयानक भाले का उपयोग क्यों कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी विशेष स्टेज 9 मार्शल संत के साथ लड़ रहा हो? कोट हु। जैसे ही बुदबुदाहट धीमी हुई, बूढ़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा। वह पहले से ही 10 मीटर दूर था। वहां क्या हुआ था? ये बहुत डरावना है। वहां क्या है? अरे, मैं तो लगभग मरने से डर गया था। जब वे अपने निवास पर लौटे तो असंख्य योद्धा भय और संदेह से बगीचे की ओर देखने लगे। वह भयानक दबाव तूफान की तरह फैल गया, जिससे जहां भी वह गुजरा वीर के दिल कांप उठे। व्यक्ति की साधना जितनी अधिक मजबूत होती थी, उसे अचानक उत्पन्न हुए दबाव का उतना ही गहरा बोध होता था। इसके अलावा स्वर्गीय फोजिंग शहर के विभिन्न हिस्सों में जो दूर थे, वे रैंकर्स जो या तो सतह पर थे या अंधेरे में थे, वे सभी एक ही समय में चिंतित थे। इसके बाद कई लोग अपने घर वापस लौट गए। जिस घर से वे लौटे थे, उसके बगल वाले बगीचे में तांग हुआन ने आश्चर्य भरी आंखों से उस बूढ़े मोटे आदमी को देखा। काली वेशभूषा वाले बूढ़े व्यक्ति, जिसके बारे में संदेह था कि वह डुगुयान है, की दहाड़ ने तांग हुआन को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया कि वह बूढ़ा मोटा व्यक्ति निस्संदेह चरण 9 का मार्शल संत था, जो 100 साल पहले प्रसिद्ध हो गया था। इस बूढ़े आदमी के बहते इंद्रधनुषी भाले ने दर्जनों वर्षों से खून नहीं देखा है। आज एक अपवाद बनाना पड़ सकता है। मोटे बूढ़े आदमी ने अपनी हथेलियों में चमकते हुए आग के लाल लंबे भालों को धीरे से सहलाया। उत्तेजित कांपती आवाजें उठती और गिरती रहीं, मानो वह उन शब्दों का जवाब दे रही थी जो उसने अभी अभी कहे थे। गल्प। काली पोशाक वाले बूढ़े आदमी के हाथों में सुनहरा धनुष तुरंत मोटे बूढ़े आदमी की ओर मुड़ गया, बड़ी मुश्किल से मुंह में लार निगलते हुए, और उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। मोटे बूढ़े आदमी ने आंखें मूंद ली और काली पोशाक वाले बूढ़े आदमी की ओर ऐसे चला जैसे वह पार्क में टहल रहा हो। उसके कदम ध्वनिहीन थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक अतुलनीय दबाव काली पोशाक वाले बूढ़े आदमी को जकड़ रहा था, जिसके कारण वह हर कदम पर एक कदम पीछे हट रहा था। कुछ ही देर बाद काली वेशभूषा वाला बूढ़ा आदमी कई मीटर दूर था। उसकी आंखों में भय और भी प्रबल हो गया और धनुष को पकड़े हुए हाथों का कांपना और भी प्रबल हो गया।
जब मोटा बूढ़ा आदमी एक और कदम आगे बढ़ा तो वह खुद को रोक नहीं सका और वास्तव में पलट गया और पूरी ताकत से बगीचे से बाहर निकल गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? मोटा बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। पीछे से आवाज सुनकर काली पोशाक वाले बूढ़े की गति एक बार फिर बढ़ गई। ये देखकर तांग हुआन की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसे पहले ही यह एहसास हो गया था कि बूढ़े मोटे की स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि अत्यंत मजबूत धारणा क्षमता ने तांग हुआन को बताया कि भाला इरादा कमजोर हो रहा था, क्योंकि बूढ़ा मोटा आदमी खुद इसे रोक रहा था, बल्कि इसलिए कि भाला इरादा कमजोर हो रहा था। इसका मतलब यह था कि बूढ़े मोटे के लिए उस स्तर के भयानक भाले की मंशा को बनाए रखना पहले से ही अपर्याप्त ताकत थी। फुट कुछ ही सांसों में काली पोशाक वाला बूढ़ा आदमी बगीचे से बाहर निकल गया और उसकी नजरों से ओझल हो गया। तांग हुआन ने उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। 2 या 3 कदम में वह पहले से ही मोटे बूढ़े आदमी के सामने था। बूढ़े मोटे, आप? तांग हुआन चौंक गया। मैं पहले निकल जाऊंगा। अगर आप नहीं चाहते कि मैं बुरे तरीके से मरूं तो कुछ मत कहिए। कुछ दिनों में मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद मोटा बूढ़ा आदमी मुड़ा और दूर चला गया। उन्होंने काले पोशाक वाले बूढ़े आदमी से अलग दिशा चुनी। बूढ़े मोटे, मैं? तांग हुआन ने अवचेतन रूप से 2 कदम आगे बढ़ाए। वह मोटे बूढ़े आदमी को रुकने के लिए कहना चाहता था। हालांकि जैसे ही शब्द उसके मुंह तक पहुंचने वाले थे, उसने उन्हें निगल लिया और वहीं रुक गया। जैसे ही वह रुका, मोटा बूढ़ा आदमी बहुत तेजी से गायब हो गया। पिछली बार जब वह क्रिसेंट सिटी के बाहर था तो बूढ़े मोटे ने फ्लोइंग रेनबो स्पीयर के भाले के इरादे को भी सक्रिय कर दिया था और अचानक गायब हो गया था। इस बार बूढ़ा मोटा आदमी भी जल्दी में वहां से चला गया था, और ऐसा करके ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहता था कि कोई और उसके ठिकाने के बारे में जाने। कारण क्या है? तांग हुआन ने उस बूढ़े मोटे व्यक्ति की असामान्य प्रतिक्रिया के बारे में सोचा जो उसने अभी अभी दिखाई थी, और उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति उभर आई। पुराने फैटी सक्रिय स्पीयर इंटेंट के बाद स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लोइंग रेनबो स्पीयर इंटेंट के प्रयोग से बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं? या क्या उसे पहले किसी प्रकार की चोट लगी थी और उसकी शक्ति अब दिव्य आयुध के बहते इंद्रधनुषी भाले को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी? इन 2 संभावनाओं में से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद वाली संभावना अधिक सफल थी। ये चोंगशान। जैसे ही तांग हुआन यह सोच रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तेज आवाज गूंजी। वह आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो दूर से आ रही थी, और नोट में तीव्र क्रोध की भावना थी। जैसे ही उसने चिल्लाहट सुनी, तांग हुआन को एक अतुलनीय राजसी आभा का एहसास हुआ, जैसे एक उफनती हुई लहर गरजती हुई और तेजी से ऊपर आ रही हो। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उद्यान एक हिंसक रूप से मंथन करने वाले महासागर में बदल गया हो, एक भयावह दबाव जो लोगों को बारीक चूर्ण में पीसता हुआ प्रतीत हो रहा था। तांग हुआन का दिल कांप उठा। आभा से वह यह निर्धारित कर सकता था कि जो व्यक्ति आया था वह शक्तिशाली था, और सबसे अधिक संभावना थी कि वह शिखर चरण 9 का एक मार्शल संत था। तांग हुआन के विचार के एक पल में 9 यांग दिव्य भट्टी और 5 रंग आध्यात्मिक गोलियां पहले से ही पागलों की तरह घूम रही थीं, और एक मजबूत प्रभावशाली तरीके से तुरंत उनके शरीर से दहाड़ निकली। हालांकि ये ज्यादा दूर तक नहीं फैला, बल्कि लगातार उनके आसपास ही रहा और उस दबाव का प्रतिरोध करता रहा जो समुद्र जितना विशाल था। आश्चर्य से एक धीमी चीख निकली, और तुरंत बाद तांग हुआन की दृष्टि में एक सफेद आकृति प्रकट हुई। कुछ क्षण पहले वह आकृति कई मीटर दूर एक छत पर दिखाई दी थी, लेकिन उसे तांग हुआन के सामने पहुंचने में पलक झपकने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 3 मीटर से भी कम की दूरी पर जो व्यक्ति आया, वह वास्तव में एक सफेद कपड़े पहने महिला थी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, तथा जिसका रंग काफी युवा और सुंदर था। हालांकि तांग हुआन महसूस कर सकता था कि यह महिला केवल एक सुंदरता थी, वह निश्चित रूप से बिल्कुल भी जवान नहीं थी। आप कौन हैं? सफेद कपड़े पहने महिला ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जल्दी से तांग हुआन को देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र तांग हुआन के हाथों में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाले पर पड़ी। मैं तांग हुआन हूँ, नमस्कार वरिष्ठ। तांग हुआन ने अपने हाथों को मोड़कर न तो विनम्र और न ही अभिमानी तरीके से कहा। आप तांग हुआन हैं? सफेद वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर कुछ नरमी आई और उसने कहा, क्या तुमने एकांत रात्रि दिव्य महल के सभी हत्यारों को मार डाला? बिल्कुल। तांग हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बगीचे में छोड़ी गई लाशों में से 2 तीरंदाज थे। उनके पास अभी भी कुछ फैंटम एरो बचे हुए थे। जब तक वे इन तीरों को पहचान सकेंगे, वे शवों की पहचान शीघ्रता से कर सकेंगे। तुम झूठ बोल रही हो, सफेद वस्त्र पहने महिला ने उपहास किया। ज्येष्ठ। तांग हुआन शांत रहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत समझाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, सफेद कपड़े पहने महिला ने कुछ मीटर दूर जमीन पर पड़े शव की ओर इशारा करते हुए कहा, अन्य हत्यारे तुम्हारे हाथों मारे गए,
वह अकेला था, तुम उसे किसी भी तरह नहीं मार सकते थे। सफेद वस्त्र पहने महिला जिस व्यक्ति की ओर संकेत कर रही थी, वह वही तीरंदाज था जो मोटे बूढ़े आदमी के हाथों मारा गया था। अन्य सभी हत्यारे तांग हुआन के ड्रैगन और फीनिक्स भाले के नीचे मारे गए थे। उनके शरीर पर स्पष्ट रूप से निशान थे, लेकिन इस तीरंदाज के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। ये सबसे बड़ी खामी थी। वरिष्ठ, आप सही हैं। मैं वास्तव में इस व्यक्ति के बारे में भूल गया था। तांग हुआन ने इसके बारे में सोचा और फिर हंसा। यह हत्यारा वास्तव में एक अन्य वरिष्ठ के कारण मारा गया था। उस वरिष्ठ द्वारा सक्रिय किया गया भाला इरादा बहुत शक्तिशाली है। यह जूनियर पहले तो अपनी पहचान का अनुमान लगा रहा था, लेकिन जब उसने पहले सीनियर का नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि वह स्पीयर सेंट ये चोंगशान हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ स्पीयर सेंट के बूढ़े आदमी से मिलेंगे। माना जाता है कि इस जूनियर द्वारा विकसित ट्रू फ्लेमिंग रेनबो स्पीयर तकनीक सीनियर स्पीयर सेंट से आई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग हुआन की आंखें श्रद्धा और पूजा से भर गईं। बस दिखावा बंद करो। हालांकि सफेद कपड़े वाली महिला ने खुद को नहीं रोका और तांग हुआन को टोका, ये चोंगशान कहाँ गया? उन एकांत रात्रि दिव्य महल के हत्यारों में से एक तीरंदाज जो 9 सितारा जुड़े मोती का उपयोग करने में सक्षम था, वहां से भाग निकला। सीनियर ये ने उसका पीछा किया। तांग हुआन अजीब तरह से हंसा, फिर उसने अपना हाथ उठाया और काले पोशाक वाले बूढ़े आदमी की दिशा में इशारा किया। 9 सितारा जुड़ा मोती। सफेद वस्त्र पहने महिला ने भौहें सिकोड़ी। उसकी नज़र दर्जनों मीटर दूर लगे सुनहरे तीरों पर पड़ी। उसने सीधे तांग हुआन को देखा। वह वास्तव में कहाँ गया? यह सही है। तांग हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। ठीक है। सफेद वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया, फिर अचानक विपरीत दिशा में भाग गई। वरिष्ठ, आप गलत रास्ते पर चले गए। ये देखकर तांग हुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया और चिंतित होकर चिल्लाया। वह जिस दिशा में जा रही थी, वह वही दिशा थी जहां बूढ़ा मोटा आदमी गया था। हालांकि सफेद कपड़े पहने महिला ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसकी चीख सुनी ही नहीं। वह बिजली की तरह तेज थी और उंगली चटकाने में ही वह गायब हो चुकी थी। इस महिला की पहचान क्या है? तांग हुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि उसने उससे केवल कुछ शब्द ही बोले थे, तांग हुआन पहले ही समझ चुका था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। एक अतुलनीय अत्याचारी शक्ति, अपनी तरह की एकमात्र। तांग हुआन को और भी अधिक निराश करने वाली बात यह थी कि जैसे वह मन को पढ़ सकती थी, वह वास्तव में उसके झूठ को भी देख सकती थी। इससे तांग हुआन बहुत चिंतित हो गया। जब वह आई तो उसकी चीख से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके और उस बूढ़े मोटे के बीच गहरी दुश्मनी थी। बूढ़े मोटे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एक बार जब वह उसके हाथों में पड़ गया, तो वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? इससे पहले जब बूढ़ा मोटा आदमी जल्दी में भाग रहा था, तो क्या यह संभव है कि उसे इस औरत से मुठभेड़ की चिंता रही होगी? ये सोचकर तांग हुआन और भी अधिक चिंतित हो गया। वह आगे बढ़ा और सफेद पोशाक वाली महिला का पीछा किया। तांग हुआन, पीछा करना बंद करो। लेकिन जैसे ही तांग हुआन 10 मीटर से अधिक दूर भागा, उसके कानों में एक धीमी चीख गूंजी। तांग हुआन अवचेतन रूप से रुक गया और पीछे मुड़ गया। एक लंबी आकृति अचानक बगीचे में प्रकट हुई। ये दिव्य हथियार मंडप का महान कुलगुरु शेन गुवान था। महान बुजुर्ग। तांग हुआन की आंखों में संदेह की झलक दिखी। तांग हुआन, क्या तुम जानते हो वह कौन था? शेन गुवान की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। तांग हुआन के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह मुस्कुराया और कहा, उसका उपनाम शान है और उसका नाम शान लैन है। शान लैन। तांग हुआन चौंका। क्या यह हो सकता है कि वरिष्ठ भी पवित्र सम्राट के वंशजों का महिमामंडन करता है? उस उम्र में, भले ही वह शान के समान उम्र की थी और पवित्र सम्राट की वंशज भी थी, वह निश्चित रूप से शान की बड़ी होगी। वह संत राजा की वंशज नहीं है, वह संत राजा की बहन है। शेन गुवान अनायास ही हंस पड़ा। बहन, बहन। तांग हुआन थोड़ा चौंका। तो क्या उसकी उम्र 100 साल से अधिक नहीं है? उसकी उम्र वास्तव में तांग हुआन के अनुमान से अधिक थी। संत राजा के पर्वत और नदी की छोटी बहन, तो क्या वह उस बूढ़े मोटे आदमी की ही पीढ़ी की पात्र नहीं होगी? बूढ़े मोटे के पास पवित्र सम्राट द्वारा जाली बहता इंद्रधनुष भाला था और महिमा साम्राज्य में उसका बहुत ऊंचा दर्जा था। वह न केवल शान लैन को जानता था, बल्कि संभवतः उससे बहुत परिचित भी था। यदि ऐसा था, तो वे दोनों अब भी एक ही नाव में क्यों थे? यह सही है। वरिष्ठ शान लान और वरिष्ठ ये चोंगशान का रिश्ता थोड़ा जटिल है, इसलिए हमें इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अधिक जटिल है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे कभी प्रेमी थे? तांग हुआन के दिमाग में एक अत्यंत साहसिक विचार आया। शेन गुवान की बातें सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ कि जब शान लैन ने बूढ़े मोटे के बारे में बात की थी, तो वह न केवल क्रोधित हुआ था, बल्कि घने आक्रोश के साथ बोला था। तांग हुआन, क्या एकांत रात्रि दिव्य महल से कोई हत्यारा भाग निकला? शेन गुवान की आवाज ने तांग हुआन की कल्पना को बाधित कर दिया।
उसने देखा कि महान कुल के बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी भौहों पर घने काले बादल छा गए थे। एकांत रात्रि दिव्य महल का हत्यारा तांग हुआन की हत्या करने के लिए स्वर्गीय फोजिंग शहर में घुसपैठ कर चुका था और वह वास्तव में बहुत क्रोधित था। एकांत रात्रि दिव्य महल ने 8 हत्यारे भेजे हैं, उनमें से 3 तीरंदाज हैं। तांग हुआन ने अपने विचारों को इकट्ठा किया। केवल 2 हत्यारे हैं जो भागने में कामयाब रहे। एक सामान्य मार्शल योद्धा है जो 8वें चरण की ताकत वाला है और दूसरा एक तीरंदाज है जो 8वें चरण का शिखर है और 9 स्टार लिंक पल तकनीक में कुशल है। ये सौभाग्य की बात है कि सीनियर ये अचानक प्रकट हुए और उसे डराकर भगा दिया, अन्यथा मेरी जान सचमुच खतरे में पड़ जाती। तांग हुआन ने काली वेशभूषा वाले बूढ़े व्यक्ति की पहचान के बारे में तुरंत अपना अनुमान नहीं बताया। इसके अलावा उन्होंने जो अंतिम शब्द कहे वे उनकी अपनी ताकत के बारे में थे। यदि बूढ़ा मोटा आदमी प्रकट नहीं हुआ तो तांग हुआन का मानना था कि अपनी क्षमताओं के साथ पूर्ण 9 सितारा तीर तकनीक के तहत वह अपना जीवन बचाने में सक्षम होगा। हालांकि यह अवश्यंभावी था कि उसे गंभीर चोट लगेगी। उनके बीच की दूरी के कारण तीरंदाज की बढ़त स्पष्ट थी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने धनुष और बाण का उपयोग किया था वह एक मार्शल लॉर्ड था जो 8वें चरण के शिखर पर था। ऐसा प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से स्टेज 9 मार्शल संत को मारने में सक्षम होगा और 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड का एक साधारण शिखर शायद आसानी से मारा जाएगा। ये पहले से ही काफी चौंकाने वाला था कि तांग हुआन 9 सितारा मोतियों के तहत जीवित रहने में सक्षम था। 9 सितारा जुड़ा मोती। इन 4 शब्दों को सुनकर शेन गुवान की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। क्या वास्तव में कोई एकांत रात्रि दिव्य महल के तीर के हाथों में 9 सितारा जुड़े मोती की तकनीक विकसित करने में कामयाब रहा है? एक क्षण में शेन गुवान ने नाक भान सिकोड़ी, उसकी भौहें क्रोध से भर गईं। ये एकांत रात्रि दिव्य महल वास्तव में कानूनविहीन है। वास्तव में स्वर्गीय फोजिंग शहर के भीतर हत्या करने की हिम्मत करना। ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उन दोनों को नहीं जाने देगा। वे यहाँ से भाग सकते हैं लेकिन स्वर्गीय फोजिंग सिटी से भागना इतना आसान नहीं होगा। कोट, भाई शेन, मैं उन्हें पकड़कर यहाँ ले आया हूँ। हॉन्ग जोंग जैसी हंसी गूंजी और एक क्षण में एक आकृति टूटी दीवारों के बीच से होकर बड़े बड़े कदमों से उनकी ओर बढ़ी। वह हरे रंग का लबादा पहने एक हृष्ट पुष्ट बूढ़ा आदमी था जो एक हाथ में एक व्यक्ति को पकड़े हुए था। ओह, ये स्टारफ्लाइट से हमारा भाई है, बहुत बढ़िया। शेन गुवान ने ताली बजाई और हंस दिया। प्लॉप प्लॉप। नीले वस्त्रधारी बुजुर्ग, जिन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता था, ने उन्हें लापरवाही से बाहर फेंक दिया और वे दोनों मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर गिर पड़े, 1 इंच भी नहीं हिले। वे दोनों काले कपड़े पहने हुए थे और काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसने हुड नहीं पहना था वह वही व्यक्ति था जिसे तांग हुआन ने अपने घोड़े से छोड़ा था और धनुर्धारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पीछे छोड़ दिया था ताकि वह अपने दुश्मनों पर घात लगाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जहां तक दूसरे व्यक्ति का प्रश्न है, पहली नजर में तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि वह एक हुड, एक काला लबादा पहने हुए था, उसकी पीठ पर 3 तीरों की तरकस बंधी हुई थी और उसके शरीर पर एक सुनहरा धनुष लटका हुआ था, फिर भी वह पहले वाले काले पोशाक वाले बूढ़े आदमी से स्पष्ट रूप से लंबा था। इसके अलावा उसका शरीर पहले जैसा मांसल नहीं था। तांग हुआन, क्या कुछ गड़बड़ है? शेन गुवान तांग हुआन की अभिव्यक्ति में आए परिवर्तन से अच्छी तरह परिचित था। ये व्यक्ति संभवतः नकली है। तांग हुआन ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा। जो तीरंदाज भाग गया उसकी उम्र 50 से 60 साल होगी और जिसे सीनियर जिंग हैंग ने पकड़ा है उसकी उम्र शायद 30 से 40 साल होगी। स्टारफ्लाइट ने उस आदमी का हुड उतार दिया जिससे उसका चौकोर चेहरा सामने आ गया। वह वास्तव में काफी युवा थे, 40 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं। ये कैसी चालाक बात है भाई शेन, मैं इसकी फिर से तलाश करूंगा। कोट। स्टारफ्लाइट क्रोधित था, उसकी छवि चमक उठी और वह पहले ही बगीचे से बाहर जा चुकी थी। शेन गुवान की तीखी नजरें 2 काले कपड़े पहने पुरुषों पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने खुद से कहा, 56 साल का, 9 स्टार लिंक्स में कुशल, क्या ये हो सकता है? क्या वह ऐसा कर सकता है? असंभव, असंभव। वह एकांत रात्रि दिव्य महल के साथ कैसे घुल मिल सकता है? कोट। तांग हुआन, क्या तुम्हें भी उस पर शक है? थोड़ी देर बाद शेन गुवान की नजर अचानक तांग हुआन पर पड़ी। जब मैं फेंगमिंग पर्वत पर था, मैंने शालोंग साम्राज्य के कमांडर होंग लियांग के 2 बेटों को मार डाला, लेकिन वह वास्तव में होंग लियांग के अधीन हजारों जनरलों में से एक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उससे एक बार ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में मिला था और उसका हुलिया आज के हत्यारे से बहुत मिलता जुलता है। तांग हुआन ने धीरे से कहा। यदि तांग हुआन ने उस व्यक्ति की पहचान शुरू में ही बता दी होती तो ये बहुत विश्वसनीय नहीं होता, लेकिन अब जब शेन गुवान ने स्वयं ही इसका अनुमान लगा लिया था तो तांग हुआन ने अभी जो कहा था वह स्वाभाविक रूप से और भी अधिक विश्वसनीय था। ये बूढ़ा आदमी समझता है।
शेंग गुवान ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, तांग हुआन, इस मामले को अभी बाहरी दुनिया में मत फैलाओ। लेकिन इसके तुरंत बाद वह ठंडी हंसी हंसने लगा। उसकी आवाज का लहजा अचानक बदल गया। हालांकि चूंकि उसने इस स्वर्गीय फोजिंग शहर में आने और अपनी मर्जी से कुछ भी करने की हिम्मत की है, इसलिए ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। कोट। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि आसपास अभी भी बहुत अधिक मार्शल योद्धा नहीं थे, तांग हुआन चुपचाप बगीचे से बाहर चला गया। जहां तक परिणाम की बात है, तो स्वाभाविक रूप से इससे निपटने के लिए दिव्य शस्त्र मंडप होगा। वंडर आर्टिफैक्ट हॉल में लौटने के बाद तांग हुआन ने पेंगबो से उन हथियारों को भेजने के लिए कहा जिन्हें उसने पिछले कुछ दिनों में गढ़ा था, स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड को, जबकि वह छोटी लड़की और शियाओ बुदियन को 4 सीज इन में उनके निवास पर वापस ले आया। स्वर्गीय फोजिंग शहर में अनगिनत लोग जानते थे कि वह वहां रहता था। बूढ़े मोटे आदमी के लिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। अगले कुछ दिनों में स्टारसिया रेस्तरां जाने के अलावा तांग हुआन कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। दूसरी ओर उनके द्वारा किया गया हत्या का प्रयास और बूढ़े मोटे द्वारा भड़काया गया शक्तिशाली भाला इरादा पूरे स्वर्गीय फोजिंग शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया था और कुछ ही दिनों में अन्य मार्शल योद्धाओं के बीच बातचीत का विषय बन गया था। तांग हुआन दिव्य अस्त्र मंडप में डुगु यान से ये पूछने नहीं गया कि क्या उसका तीरंदाज पकड़ा गया है, न ही उसने इस बात पर ध्यान दिया कि दिव्य अस्त्र मंडप ने इसके बाद की स्थिति को कैसे संभाला। तांग हुआन को लगा कि डुगु यान की चाल के बाद दिव्य हथियार मंडप द्वारा उसे पकड़ने की संभावना पहले से ही कम हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दिव्य शस्त्र मंडप डुगु यान को पकड़ने में कामयाब भी हो गया तो भी वह कुछ भी करने में असहाय होगा। यदि वह डुगु यान को मौके पर नहीं पकड़ता तो ये साबित करना असंभव होगा कि वह वही तीरंदाज था जिसने हत्या के प्रयास में भाग लिया था। उनका मानना था कि वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि धनुष पर कोई निशान छोड़ दे। बेशक तांग हुआन के लिए चाहे वह डुगु यान को पकड़ने में कामयाब रहा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जबकि वह बच निकला है, तांग हुआन भविष्य में उसे कीमत चुकाने के लिए अपने ही तरीके का इस्तेमाल करेगा। इस समय तांग हुआन सबसे अधिक उस बूढ़े की स्थिति जानना चाहता था। क्या शान लैन ने उसे ढूंढ लिया था या नहीं? उसे यह आंगन कब मिलेगा? यदि यह रहस्य नहीं सुलझाया गया तो तांग हुआन को ऐसा लगेगा जैसे कोई बिल्ली उसका दिल नोच रही है। एक और दिन बीत गया और रात धीरे धीरे गहराने लगी। कमरे में जियाओ बुदियन, जिसने अभी अभी रत्नों का एक बड़ा ढेर खाया था, उसका पेट गोल था और वह गहरी नींद में सो रही थी, जबकि छोटी लड़की दिन रात आध्यात्मिक अग्नि की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। अगले कमरे में तांग हुआन ने राहत की लंबी सांस ली और तीव्र बजने वाली ध्वनि के बीच ड्रैगन और फीनिक्स भाले ने कई शानदार रोशनियां छोड़ी जो एक दूसरे के साथ जुड़कर शानदार ढंग से चमक रही थीं। जिस स्थान पर भाले की नोक शरीर से मिलती थी, वहां स्थित दूसरी आत्मा चैनल भी ठोस स्वर्ण रत्न के घोल से भर दी गई थी। अभी ड्रैगन और फीनिक्स भाले को उच्च स्तरीय हथियार से उन्नत करके स्वर्गीय श्रेणी के हथियार में बदल दिया गया है। तांग हुआन ने अपनी 2 सुमेरु जादुई अंगूठियां छिपा दी थीं और वे सभी इस बूढ़े आदमी द्वारा फोजिंग भगवान गुफा में छोड़ दी गईं। शेष एक को आज सुबह स्टार ओशन कॉमर्स द्वारा भेज दिया गया। गोल्डन कैल्ड्रॉन स्टोन के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य उच्च श्रेणी के रत्न भी वितरित किए गए। कुछ दिन पहले तांग हुआन गोल्डन कैल्ड्रॉन स्टोन के लिए और जियाओ बुदियन के लिए कुछ खाना लेने के लिए स्टार ओशन कॉमर्स गया था। मूल रूप से तांग हुआन गोल्ड कैल्ड्रॉन स्टोन और अन्य उच्च श्रेणी के रत्नों के बदले में स्टार ओशन कॉमर्स को अधिक उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्गीय ग्रेड आर्मामेंट बनाने में मदद करने जा रहा था। हालांकि जिंग यान इससे सहमत नहीं था। बड़ी मात्रा में रत्न एकत्र करने के बाद उसने बिना कोई पैसा दिए उन्हें सीधे तांग हुआन के निवास पर भेज दिया। तांग हुआन को पता था कि स्टार ओशन कॉमर्स निश्चित रूप से पिछले 98 स्वर्गीय ग्रेड आर्मामेंट से भारी लाभ कमाने में सक्षम होगा। ये देखकर कि जिंग यान अडिग था, तांग हुआन ने बहस नहीं की और सब कुछ स्वीकार कर लिया। छी! तांग हुआन का दाहिना हाथ थोड़ा सा हिला और उसने ड्रैगन और फीनिक्स भाले को लापरवाही से बाहर निकाल दिया, जिससे कमरे में एक भयंकर तूफान आ गया। भयावह शक्ति ने पूरे स्थान को भर दिया, लेकिन एक पल के बाद तांग हुआन के हाथ में लंबा भाला बंद हो गया, चमक पूरी तरह से गायब हो गई और शक्ति भी एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसके बाद तांग हुआन की नज़र कई मीटर दूर खिड़की की ओर गई, जिससे उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। बूढ़े मोटे, तुम आखिरकार आ ही गए। चरमराहट, हल्की खनक के बीच अचानक खिड़की खुली और मांस का एक गोला अंदर आ गिरा। वह एक मोटा बूढ़ा आदमी था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, बूढ़ा आदमी कमरे में एकमात्र कुर्सी पर बेतकल्लुफी से बैठ गया। उसकी 2 छोटी आंखों ने तांग हुआन के ड्रैगन और फीनिक्स लांस को ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, बेटा, ये भाला बुरा नहीं है, ये वास्तव में एक समतल हथियार बनने के योग्य है। चाहे हथियार कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी तुलना दिव्य आयुध के बहते इंद्रधनुषी भाले से नहीं की जा सकती।
तांग हुआन ने भी मोटे बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे आपको बूढ़ा मोटा या वरिष्ठ भाला संत कहना जारी रखना चाहिए? उन्होंने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन बूढ़ा मोटा आदमी गंभीर बीमारी से ठीक हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह थोड़ा सा हौंफ भी रहा था। क्या भाला संत, तुम मुझे ओल्ड फैटी क्यों नहीं कहते रहते? मोटा बूढ़ा आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया। बूढ़े मोटे, क्या तुम ठीक हो? तांग हुआन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने मोटे बूढ़े आदमी की आभा को ध्यान से महसूस किया और पाया कि यह अत्यंत कमजोर थी। वह अभी नहीं मरेगा। मोटा बूढ़ा आदमी हंसा और फिर झुंझलाहट में अपना सिर थपथपाया। उस दिन मैं बहुत चिंतित था। मैं भूल गया था कि आपने पहले ही सूर्य आत्मा शरीर को संक्षिप्त कर दिया था। अगर मैं, मोटा दादा, कुछ न भी करूं तो भी तुम छोटे बदमाश नहीं मरोगे। अधिक से अधिक तुम्हें केवल कुछ चोटें ही आएंगी। अपने सूर्य आत्मा शरीर के साथ, चाहे आपकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब तक आपके पास सांस है, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन वह आदमी अलग है। वह अभी भी 8वें चरण का एक शिखर मार्शल लॉर्ड है। 9 स्टार एरो तकनीक का उपयोग करने के बाद वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और उस समय मैं उसे आसानी से मार सकता हूं। कोट, ये तो नुकसान है। हमने बहुत कुछ खो दिया है। कोट कोट डॉट 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 कोट। मोटे बूढ़े आदमी का विश्लेषण वास्तव में उचित था, लेकिन इसे जिस भी तरह सुना गया, यह अजीब लगा। उसने दुखी होकर अपनी आंखें घुमाईं और फिर चिंतित होकर बोली, बूढ़े मोटे, क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब तक ठीक नहीं हुए हैं? वह बूढ़ा मोटा आदमी स्पियर सेंट ये चोंगशान था, जो 100 साल पहले ही दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका था। हालांकि अभी अभी उसने जो कहा था, उससे एक जानकारी सामने आई, और वह ये थी कि जब डुगू यान ने 9 स्टार एरो को मार डाला था, तो बूढ़े मोटे में उसे मारने की शक्ति नहीं थी। उस समय डुगू यान इतना डर गया था कि वह भाग गया था। हालांकि बूढ़े मोटे ने न तो हमला किया था और न ही पीछा किया था। यह इसका स्पष्ट प्रमाण था। आपने सही अनुमान लगाया। बूढ़े मोटे ने इसे छिपाया नहीं और असहाय होकर कहा, मुझ मोटे दादा को वास्तव में गंभीर चोटें लगी हैं और अब मैं दिव्य आयुध के बहते इंद्रधनुषी भाले का उपयोग करने में सक्षम नहीं हूं। हालांकि मैं मुश्किल से ही स्पीयर इंटेंट को सक्रिय कर पाता हूं, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलता। अगर हम उस दिन सचमुच लड़ने लगते तो मुझे भागने पर मजबूर होना पड़ता। ये कहते हुए मोटे बूढ़े आदमी ने तांग हुआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से वह आदमी बुरी तरह डर गया था। ऐसा लगता है कि मोटे दादा के रूप में मेरी प्रतिष्ठा अभी भी वैध है। उसकी बातें सुनकर तांग हुआन बिल्कुल भी हंस नहीं सका। हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि बूढ़े मोटे की स्थिति ऐसी ही होगी, लेकिन जब उसने ये बात अपने कानों से सुनी तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। बूढ़ा मोटा आदमी इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था और बेहद शक्तिशाली था। बहते इंद्रधनुष भाले के इरादे को बलपूर्वक सक्रिय करने के लिए निश्चित रूप से कुछ दुष्प्रभाव होंगे। तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में क्षमायाचना भरी नजर दिख रही थी। कोई चिंता नहीं, थोड़े आराम के बाद आप ठीक हो जाएंगे, मोटे बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाकर कहा। बूढ़ा मोटा आदमी लापरवाही से बोल रहा था। बेशक तांग हुआन उस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि वह जानता था कि अगर वह पूछता भी रहा तो बूढ़ा मोटा आदमी सच नहीं बताएगा। अगले ही पल तांग हुआन ने हल्की सांस ली और पूछा, बूढ़े मोटे, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? यह 80 साल पहले की बात है। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। मोटे बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और आह भरी उसकी छोटी छोटी आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। 80 साल पहले। तांग हुआन ने गहरी सांस ली और सदमे में कहा, बूढ़े मोटू, तुम 80 साल से घायल हो और तुम अभी तक ठीक नहीं हो पाए हो। 80 साल तो क्या, यहां तक कि अपनी मृत्यु के दिन भी मैं इस घाव का इलाज नहीं करा पाऊंगा। मोटे बूढ़े आदमी ने कोई आपत्ति नहीं की और हंस दिया। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इस दुनिया में ऐसे घाव हैं जो ठीक नहीं हो सकते। तांग हुआन ने गंभीरता से कहा, मैं अभी इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी में ऐसा करने की क्षमता नहीं है। बच्चे, तुम सही हो। मोटे बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से तांग हुआन को देखा और कहा, अगर मैं, मोटा दादाजी, अपनी चोटों से उबरना चाहता तो ये कहना आसान होता कि यह आसान है, लेकिन ये कहना मुश्किल होता कि ये कठिन है। यदि कोई विशेषज्ञ है जो मदद करने में चरण 9 मार्शल संत के साधना स्तर को पार कर गया है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए अपनी चोटों से उबरना आसान होगा, अन्यथा मेरे लिए जीवन के बाकी हिस्सों में जीवित रहना असंभव होगा। कोट, अगर ऐसा है तो यह आसान है। ये सुनकर तांग हुआन थोड़ा मुस्कुराया। ओल्ड फैटी, आपको बस धैर्यपूर्वक मेरे 9वें चरण को पार करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। बेटा, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। तांग हुआन की बातें सुनकर मोटा बूढ़ा आदमी दंग रह गया, लेकिन वह तुरंत दिल खोलकर हंस पड़ा। हालांकि आपको जल्दी करनी होगी।
यदि आपको स्टेज 9 मार्शल सेंट को पार करने में 10 या उससे अधिक वर्ष लग गए होते तो मैं, मोटा दादा, पहले से ही भूमिगत रह रहा होता। बूढ़े मोटे, तुम। तांग हुआन का दिल तेजी से धड़क उठा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या मोटे बूढ़े आदमी ने ये नहीं कहा था कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दर्जन वर्ष ही बचे हैं? उसी क्षण तांग हुआन के दिल में अनायास ही एक तात्कालिकता की भावना जाग उठी। वह बचपन से ही अपने मालिक और मोटे बूढ़े आदमी की निगरानी में था। भले ही वह मोटे बूढ़े आदमी से बेशर्मी से बात कर रहा था, अपने दिल में वह पहले से ही उसका परिवार बन चुका था। तांग हुआन उसे मौत की ओर कदम दर कदम बढ़ते कैसे देख सकता था? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर करते हैं। मैं, मोटा दादा, 100 साल से भी अधिक समय तक जीवित रहा हूं। अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तांग हुआन के बोलने का इंतजार किए बिना मोटा बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसे बीच में रोका। बेटे, तुमने मुझ मोटे दादाजी के लिए इतनी देर तक इंतजार किया है और तुम मुझसे कुछ और पूछना नहीं चाहते। बूढ़े मोटे, मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। ये सुनकर तांग हुआन ने अपनी भावनाओं को शांत किया और गंभीरता से कहा। ओह! मोटे बूढ़े ने अपनी भौहें उठाईं, दोनों चूहे जैसी आंखें घूमने लगी। बताओ, समस्या क्या है? बेटा, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं, मोटा आदमी, भी नहीं जानता। मानो उसने अनुमान लगा लिया था कि तांग हुआन क्या पूछना चाहता था। मोटे बूढ़े आदमी ने उसे याद दिलाया। आपको ये तो पता ही होगा। तांग हुआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक पल के लिए उबलने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ओल्ड फैटी, पवित्र सम्राट और महामहिम की बहन, सीनियर शानलैन, क्या आप अपने पुराने प्रेमी हैं? क्या? मोटे बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से तांग हुआन से अचानक ये पूछने की उम्मीद नहीं की थी और वह दंग रह गया। उसकी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन एक पल के बाद वह अपने होश में आया और तांग हुआन को गुस्से से घूरा। क्या बूढ़ा प्रेमी? बच्चे, तुमने ये सब बकवास कहाँ सुनी? बूढ़े मोटे, क्या तुम शर्म से गुस्सा हो रहे हो? तांग हुआन हंसा। जाओ बच्चे, अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं चला जाऊंगा। मोटा बूढ़ा आदमी थोड़ा गुस्से में था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह हमला करने वाला हो। मत जाओ, चलो काम पर लग जाओ। तांग हुआन तुरंत मुस्कुराया और मोटे बूढ़े आदमी को एक कुर्सी पर धकेल दिया। हालांकि मोटे बूढ़े ने अभी सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन तांग हुआन को उसकी प्रतिक्रिया से पहले से ही जवाब पता था। उस समय मोटे बूढ़े आदमी और शानलान के बीच निश्चित रूप से उस तरह का रिश्ता था। अगले ही पल तांग हुआन ने मोटे बूढ़े आदमी को देखा और गंभीरता से कहा, बूढ़े मोटे, क्या मेरी माँ अभी भी जीवित है? जब उसने ये शब्द कहे तो तांग हुआन थोड़ा घबरा गया और यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी बहुत बढ़ गई। उसने फ्यूरियस वेव्स सिटी के बाहर खाली कब्र का उपयोग केवल यह अनुमान लगाने के लिए किया था कि उसकी माँ मरी नहीं है। लेकिन ये केवल उसका अनुमान था और सटीक उत्तर न जानने के कारण तांग हुआन को शांत रहना मुश्किल हो गया। क्या तुम्हें पहले से ही इसका अनुमान नहीं था? मोटा बूढ़ा आदमी अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आंखें घुमाने लगा। मेरी माँ सचमुच नहीं मरी। तांग हुआन का चेहरा तुरंत बदल गया, उसके दिल की गहराइयों से उत्साह उमड़ पड़ा। फिर उसने मोटे बूढ़े आदमी की मजबूत बांह पकड़ ली और उत्सुकता से पूछा, बूढ़े मोटे, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ गई? वह पवित्र आत्मा महाद्वीप में चली गई। मोटे बूढ़े आदमी ने 2 बार नाक भान सिकोड़ी। पवित्र आत्मा महाद्वीप। तांग हुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बड़े आश्चर्य से पूछा, पवित्र आत्मा महाद्वीप, जो कि तियान कबीले का क्षेत्र है, क्या मेरी माँ तियान कबीले से है? मैं इस मोटे दादाजी के बारे में नहीं जानता। मोटे बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें मूंद लीं। तांग हुआन दंग रह गया और पूछे बिना न रह सका, तो मेरे पिता का क्या हुआ? कौन है ये? कोट। तांग हुआन को जो यादें विरासत में मिली थीं, उनके अनुसार वह और उसकी माँ बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन उसे अपने पिता की कोई भी छाप नहीं थी। पिछले कुछ दशकों में वह हमेशा यही सोचता रहा कि वह उसकी नाजायज संतान है और यह नहीं जानता था कि उसका पिता कोई और है। यही कारण था कि तांग हुआन, जिसकी आत्मा इस शरीर से जुड़ गई थी, का अपनी माँ के साथ गहरा रिश्ता था और वह बूढ़े आदमी और बूढ़े मोटे आदमी दोनों को परिवार की तरह मानता था। हालांकि तांग हुआन के मन में अपने पिता के प्रति कोई खास भावना नहीं थी, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था, और वह केवल ये जानना चाहता था कि वे वास्तव में कौन हैं। तो फिर मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। मुझे कैसे पता होगा? मोटे बूढ़े आदमी ने सहजता से कहा, उसकी आंखों में चालाक रोशनी चमक रही थी। आप। तांग हुआन थोड़ा उदास था। वह अपने हाथों को मोटे बूढ़े आदमी के पेट में डालकर वह सब कुछ बाहर निकालना चाहता था जो उसने कहा था। वह महसूस कर सकता था कि बूढ़ा मोटा आदमी निश्चित रूप से कुछ जानता था, लेकिन चूंकि उसने यह नहीं कहा, इसलिए तांग हुआन के पास कोई और विकल्प नहीं था। नहीं, शायद कोशिश करने का एक तरीका था। बूढ़े मोटे, तुम सचमुच नहीं जानते।
तांग हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और थोड़ा अजीब तरह से हंसा। मैं सचमुच नहीं जानता। मोटे बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर चर्बी कांप रही थी, लेकिन जब उसने तांग हुआन की मुस्कान देखी तो उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। आह, कितने दुख की बात है, तांग हुआन ने असहाय भाव से कहा। ऐसा लगता है कि मैं केवल ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल जाकर सीनियर शान लैन से पूछ सकता हूँ। वह शायद कुछ जानती होगी। अभी बहुत देर नहीं हुई है। ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल को अभी बंद नहीं होना चाहिए था। चलो अब चलें, शायद हम अभी भी अंदर जा सकें। कोट, वह कुछ नहीं जानती। ये सुनकर मोटे बूढ़े आदमी का मोटा शरीर कांप उठा और उसने तांग हुआन को पकड़ लिया। बेटा, मैं मानता हूँ। हालांकि मैं नहीं जानता कि आपके पिता कौन है, लेकिन आपके स्वामी को स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। जब तुम्हारा मालिक वापस आए तो तुम उससे पूछ सकते हो। कोट, इस बूढ़े आदमी को अभी भी नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। तांग हुआन को सिरदर्द महसूस हुआ। बेटे, ज्यादा चिंतित मत हो। मैंने एक बार ओल्ड मैन ओव से सुना था कि उसे अपने दिव्य आयुध को बनाने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ सेंट ग्रेड मणि खोजने के लिए समुद्र में जाना पड़ा था। वह संभवतः 3 या 4 वर्षों में ही वापस आ सकेंगे। ओल्ड मैन ओव मेरे जैसा नहीं है। वह एक वास्तविक स्टेज 9 मार्शल संत है, एक असली हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। लड़के, बस 100 बार आराम करो। मोटा बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन उसकी संकुचित आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी, जिसे पहचानना मुश्किल था। समुद्र में ऐसी स्थिति में हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं। कोट, तांग हुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 1 या 2 साल और इंतजार करना पड़े। वह शुरू में बूढ़े आदमी की सुरक्षा के लिए चिंतित था, लेकिन मोटे बूढ़े आदमी के शब्दों को सुनने के बाद उसे बहुत राहत महसूस हुई। बूढ़े मोटे, तो चलो मेरी माँ के बारे में बात करते हैं। क्या वह वास्तव में तियान कबीले से है? तांग हुआन ने मोटे बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया, एक चालाक छोटी लोमड़ी की तरह। बच्चे, मैं सचमुच नहीं जानता। वैसे भी पिछले कुछ सालों में मैंने कभी आपकी माँ को अपने पंख दिखाते नहीं देखा। मोटे बूढ़े आदमी ने उदास चेहरे से कहा। उसने अपने पंख नहीं दिखाए? क्या यह हो सकता है कि वह तियान कबीले के शाही वंश से है? तांग हुआन ने संदेह से कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि तियान कबीले के सभी शाही परिवार के पास अपने पंखों को छिपाने के तरीके थे, ठीक उसी तरह जैसे तियान कबीले की राजकुमारी लेंग यनशून के पास था। आपकी माँ ने उग्र लहरों वाले शहर को छोड़ने से पहले एक बार कहा था कि वह किसी को खोजने के लिए पवित्र आत्मा महाद्वीप के बादल शहर में जाएंगी। यदि भविष्य में आपको मौका मिले तो आप उस व्यक्ति को खोजने के लिए तियान कबीले में जा सकते हैं। मोटा बूढ़ा आदमी जोड़ा। वो व्यक्ति कौन है? तांग हुआन ने अवचेतन रूप से पूछा। जिंग मेंग। मोटे बूढ़े आदमी ने धीरे से ये 2 शब्द कहे। तियान कबीला। तांग हुआन चौंक गया। बिल्कुल। मोटा बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बेटे, दादाजी मोटे के बारे में मैं बस इतना ही जानता हूँ। वो अभी पवित्र आत्मा महाद्वीप जाने के बारे में सोचना भी मत, तुम अभी भी इतनी मजबूत नहीं हो। इस समय तियान कबीले के पास जाओ, भूल जाओ कि क्या तियान कबीले के लोग तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। भले ही वे ऐसा न करें, तुम जिंग मेंग को नहीं देख पाओगे। मैंने सुना है कि बूढ़ी औरत 200 से 300 साल से दिखाई नहीं दी है। कोट, बेशक, जब आप शिखर चरण 9 की साधना को फिर से शुरू कर देंगे तो जिंग मेंग से मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अब आपको ईमानदारी से साधना करने और स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है। इस तरह आपको एकांत रात्रि दिव्य महल की हत्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बूढ़े मोटे, भविष्य की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल रवाना हो जाऊंगा और मूल महाद्वीप की यात्रा करूंगा। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। क्या? मोटा बूढ़ा आदमी तुरंत अचंभित रह गया। हाँ, शाम हो चुकी थी और विशाल जंगल के ऊपर का आकाश एक नीली छाया से भरा हुआ था जो तेज गति से उड़ रही थी। समय समय पर पूरे जंगल में एक तीखी आवाज गूंजती रहती थी। यह नीली आकृति वास्तव में ब्लू ड्रैगन जियाओ बुदियन थी और उसके शरीर पर जो 2 मीटर से अधिक लंबा था, 6 पंख फैले हुए थे। जब प्रत्येक पंख को उसकी सीमा तक फैलाया जाता तो वह 4 मीटर से अधिक लंबा होता। एक ही समय में 3 विशाल पंखों को फड़फड़ाने से न केवल यह अपने मोटे शरीर को आसानी से उठा सकता था, बल्कि इसकी उड़ान की गति भी आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाती थी। समय की प्रत्येक सांस के साथ यह हवा में दसियों मीटर की दूरी तय कर सकता है। तांग हुआन शियाओ बुदियन की पीठ पर पैर फैलाकर बैठ गया और ड्रैगन और फीनिक्स भाले को उसकी गोद में क्षैतिज रूप से रख दिया। छोटी लड़की जियाओ बुदियन की गर्दन पर बैठी थी और अपनी बाहों में एक बड़ा सा पैकेट पकड़े हुए थी। हर बार जब जियाओ बुदियन पीछे मुड़कर देखता तो छोटी लड़की उस पर कुछ उच्च श्रेणी के रत्न फेंक देती। पूरे दिन खाने के बाद उसके बैग में रत्नों की संख्या आधी रह गई थी। छोटे बदमाश, आज मेरे पास खाने के लिए कोई रत्न नहीं है। छोटी लड़की ने आवाज लगाई। हाँ,
उसकी बातें सुनकर जियोबुदियन ने तुरंत विरोध करने के लिए अपना सिर घुमाया। यदि आप खाना जारी रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खाना खत्म करने के बाद अगले कुछ दिनों तक आपके पास एक भी उच्च श्रेणी का रत्न नहीं होगा। छोटी लड़की ने अपना बैग हिलाया और नाक भान से कोड़ी। कोट। जियोबुदियन ने तांग हुआन को दयनीय दृष्टि से देखा, और यह देखकर कि वह अभी भी अविचल था, वह केवल अपना सिर झुका सका और अपना मुंह बंद कर सका, अब कोई आवाज नहीं निकाल सका। ये देखकर छोटी लड़की हंस पड़ी। इन दो नन्हे बच्चों को देखकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। कल रात उसने उस बूढ़े मोटे आदमी से जो शब्द कहे थे वे कोई मजाक नहीं थे। तांग हुआन सूर्योदय से पहले ही स्वर्गीय फोजिंग शहर छोड़ चुका था। तांग हुआन जिंग मेंग के इरादों के बारे में बहुत स्पष्ट था, जिसे बूढ़े मोटे ने अभी अभी प्रकट किया था। जिंग मेंग न केवल भगवान थे, बल्कि वे एक शिखर चरण 9 कानून संत भी थे जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड तांग हुआन के लिए उसे देखना असंभव था। बूढ़ी मोटी महिला ने अपने इरादे का खुलासा इसलिए किया था ताकि तांग हुआन के मन से ये विचार दूर हो जाए कि वह अपनी मां का पता लगाने के लिए पवित्र आत्मा महाद्वीप जा रहा है। बूढ़े मोटे ने आशा व्यक्त की कि तांग हुआन जितनी जल्दी हो सके स्काई स्पिरिट दायरे में प्रवेश कर सकता है और चरण 9 मार्शल सेंट में कदम रख सकता है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह शिखर चरण 9 तक पहुंच सके और फिर से बाहर आ सके। उस समय न केवल वह सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसके तियान कबीले से मिलने की संभावना भी बहुत अधिक होगी। बूढ़े मोटे आदमी के लिए इस तरह सोचना बहुत सामान्य बात थी। दुर्भाग्यवश उसने कुछ गलत अनुमान लगा लिया था। म्यू यान की वजह से तांग हुआन ने पवित्र आत्मा महाद्वीप जाने की योजना बनाई थी, और यह भी कहा जा सकता है कि उसे जिंग मेंग द्वारा पवित्र आत्मा महाद्वीप की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बूढ़े मोटे व्यक्ति द्वारा बताई गई जानकारी से न केवल उसका मूल लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय इसने तांग हुआन को पवित्र आत्मा महाद्वीप जाने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया। इस संबंध में बूढ़े मोटे ने तांग हुआन को जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। तांग हुआन के पास ग्रैंडमास्टर बैज और 3 जोड़ी पंख लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़े आदमी ने जो ग्रैंडमास्टर बैज छोड़ा था वह टेलीपोर्ट करने की अपनी क्षमता खो चुका था। तांग हुआन ने जो निकाला वह शेंगुवान का टुकड़ा था। हथियार शोधन पवित्र सभा के दिन तांग हुआन को एक बार शेंगुवान को यह बताने का अवसर मिला कि वह पवित्र आत्मा महाद्वीप जा रहा था। ये देखकर कि तांग हुआन दृढ़ निश्चयी था, शेंगुवान ने उसे सलाह नहीं दी और केवल अपना ग्रैंडमास्टर बैज तांग हुआन को दे दिया। ग्रैंडमास्टर बैज और शियाओ बुदियन के साथ तांग हुआन अंततः पास हो गया। पवित्र आत्मा महाद्वीप की इस यात्रा के संबंध में हालांकि किंगिंग ने बार बार गारंटी दी थी कि कोई खतरा नहीं होगा, तांग हुआन की गणना के अनुसार तियान कबीले द्वारा उस पर हमला करने की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि तांग हुआन भी अपनी सारी उम्मीदें किंगिंग के वादे और अपनी अटकलों पर नहीं लगाना चाहता था। पवित्र आत्मा महाद्वीप पर जाने से पहले तांग हुआन अपनी मूल योजना के अनुसार फैंग मिन की खूनी ज्वाला पर्वत श्रृंखला पर जाएगा। इस 6 पंखों वाले नीले ड्रैगन के साथ तांग हुआन को पहले उग्र लहरों के शहर में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां से वह क्रिसेंट सिटी की ओर निकलेंगे और फिर उत्तर की ओर फैंग मिन पर्वत की ओर बढ़ेंगे। स्वर्गीय फोजिंग शहर से बाहर निकलने के बाद वह उत्तर पूर्व दिशा में उड़ता रहा। क्रोध के सागर से गुजरते हुए वह सीधे फैंग मिन पर्वत पर पहुंच जाएगा। समय बहते पानी की तरह बीत गया और आकाश धीरे धीरे काला होता गया। देखो, हम समुद्र तट पर हैं। अचानक छोटी लड़की ने ताली बजाई और खुशी मनाई। तांग हुआन ने नीचे देखा। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक अंतहीन समुद्री लहर थी। चलो रात को यहीं आराम करें और कल सुबह चले जाएं। तांग हुआन हंसा। या जियाओ बुदियन उत्साह से चिल्लाया और तुरंत नीचे कूद गया। कुछ ही समय में वे तांग हुआन और छोटी लड़की के साथ समुद्र तट पर उतर गए। स्वर्गीय फोजिंग शहर। एक मोटा व्यक्ति ग्लोरी सेक्रेड मंदिर के बाहर छाया में आगे पीछे घूम रहा था। ये बच्चा बहुत भोला है। यदि उसे सचमुच खतरे का सामना करना पड़ा तो ग्रैंडमास्टर पदक का कोई खास फायदा नहीं होगा। मोटे बूढ़े ने मुंह में ही बुदबुदाया। जब उसने महल की दीवार की ओर देखा, उसका गोल मटोल चेहरा संकोच से भर गया। क्या मैं अंदर जाऊं या नहीं? अरे, यह सिर पर चाकू मारने जैसा है, और सिर को पीछे हटाने के लिए भी चाकू ही लेना पड़ता है। मैंने अपना सब कुछ दे दिया। सबसे बुरी स्थिति में तो मुझे बस पीटा जाएगा। काफी देर के बाद मोटे बूढ़े आदमी ने अंततः अपना मन बना लिया। वह महल की दीवारों पर चढ़ गया और लगातार उठते गिरते महलों के बीच तेजी से चक्कर लगाने लगा। ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल के अंदर कभी कभी मार्शल योद्धाओं के जोड़े गश्त करते देखे जा सकते थे। हालांकि बूढ़ा मोटा आदमी अंदर की स्थलाकृति से बहुत परिचित लग रहा था। लगातार बाएं दाएं घूम रहा था, किसी को भी परेशान नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में वह बूढ़ा मोटा आदमी महिमा के पवित्र मंदिर की गहराई तक पहुंच गया।
वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। एक भव्य हॉल के सामने बूढ़ा मोटा आदमी झुककर अपने घुटनों को पकड़े बैठा था, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और बड़बड़ाने लगा था। ये बूढ़ा चोर कहाँ से आया? हमारे पवित्र महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोट। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और हॉल का दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। एक सफेद छाया भूत की तरह उड़ी। वह एक सफेद वस्त्र पहने औरत थी जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसने अपने पंजे से उस बूढ़े मोटे का सिर पकड़ लिया। रुको, रुको, बहन शानलैन, मैं ये चोंगशान हूँ। आह! बूढ़े आदमी को ठंडा पसीना आ गया और वह बार बार चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सफेद कपड़े वाली महिला ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसके पेट पर लात मारी, जिससे उसका मोटा शरीर उड़ गया। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल में आकर मुझे धोखा देने की, कि ये चोंगशान इतना सुंदर है, वह तुम्हारे जैसा सुअर जैसा बदसूरत कैसे हो सकता है? शैनलैन नामक सफेद वस्त्रधारी महिला का चेहरा काला पड़ गया, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह तुरंत आगे बढ़ी और मोटे बूढ़े आदमी पर मुक्का और लातें बरसाने लगी। काफी देर बाद शानलैन रुक गई, बूढ़े मोटे आदमी की ओर देखते हुए, जो गेंद की तरह से कुड़ा हुआ था और लगातार कराह रहा था। उसने गुस्से से कहा, बूढ़े आदमी, तुम छिप क्यों नहीं गए? बहन शानलैन, मैं छिपना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं छिप सकता। बूढ़ा मोटा आदमी उदास लग रहा था। उसने सिर उठाकर देखा तो उसका चेहरा चोटिल हो चुका था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह दर्द से कराह उठा। आप। उसकी बातें सुनकर शानलैन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बूढ़े, तुम सच में सुअर हो। तुम्हें ये नहीं पता कि ये कैसे कहा जाता है, मेरे सामने अपनी भड़ास निकालने के लिए तुम क्यों नहीं छिप गई और मुझे तुम्हें पीटने क्यों नहीं दिया? ठीक है, मोटे। बूढ़े मोटे की आंखें चमक उठी और उसने दादाजी शब्द को वापस अपने मुंह में निगल लिया। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप। ये सुनकर शानलैन इतना क्रोधित हुआ कि वह हंसने लगा। बुरी चीज, क्या तुम पिछले कुछ दशकों से अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से नहीं छिपा रही हो? बहन शानलैन, मुझे वास्तव में कुछ ऐसा करना है जिसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। ओह वाह, मारना बंद करो, मारना बंद करो, बहन शानलान, मैं वास्तव में बस आपसे मिलने आना चाहता था। फैंगमिंग पर्वत, खूनी ज्वाला पर्वत। पहाड़ के निचले हिस्से में, जो खून से लाल हो गया था, कभी कभी कुछ आकृतियां दिखाई देती थीं। वे सभी मार्शल योद्धा थे जो यहां प्रशिक्षण ले रहे थे। एक और शाम, एक छोटी सी गुफा में, पसीने से लथपथ हरे कपड़े पहने एक आदमी ने अपने सामने एक बड़ी चट्टान उठा रखी थी। उसके हाथ में अखरोट के आकार के 3 जैद जैसे रत्न दिखाई दिए। हा, रक्त कारागार पत्थर। रक्त कारागार। कोट। कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रहने के बाद, हरे कपड़े पहने व्यक्ति ने वास्तव में नृत्य करना शुरू कर दिया, तथा खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद, ऐसा लगा जैसे युवक को कुछ सूझा हो, और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। फिर वह अचानक पीछे मुड़कर देखने लगा, और अगले ही क्षण, उसके चेहरे के हाव भाव कुछ भद्दे हो गए। 10 मीटर दूर, 5 आकृतियां दिखाई दीं। वे स्पष्टतः उसकी आवाज से आकर्षित थे। भाइयों, आज हमारी किस्मत खराब नहीं है। जैसे ही हम ब्लड फ्लेम माउंटेन पर पहुंचे, हमें ब्लड प्रिजन स्टोन का सामना करना पड़ा। यह त्रिकोणीय आंखों वाले एक आदमी के चेहरे पर एक अनियंत्रित खुशी प्रकट हुई। यद्यपि रक्त कारागार पत्थर केवल एक मध्यम श्रेणी का रत्न था, फिर भी इसकी कीमत कम से कम 10 लाख थी, जो एक बहुमूल्य उच्च श्रेणी के रत्न के बराबर थी। बच्चे, जल्दी करो और चले जाओ, अन्यथा। काले कपड़े पहने एक और तगड़ा आदमी चेहरे पर भयावह भाव लिए जोर से हंस पड़ा। जब वे बातें कर रहे थे, तो वे पांचों उस छोटी पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। एह, वह क्या है? हरे वस्त्र पहने आदमी का चेहरा अस्थिर था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और पांचों लोगों की ओर इशारा किया। वह मूलतः अपनी उंगली की एक सहज लहर से अपने सामने खड़े 5 लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, और फिर रक्त कारागार पत्थर पकड़कर भाग जाना चाहता था। हालांकि, जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हरे रंग का आदमी दंग रह गया। वह जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा था, उस ओर सीधे देखता रहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई मानो उसने कोई अविश्वसनीय दृश्य देख लिया हो। बच्चे, मैं इस छोटी सी चाल से बहुत समय से तंग आ चुका हूं। त्रिकोणीय आंखों वाला आदमी ठहाका लगाकर हंसा। तभी उसने देखा कि हरे कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी। उत्सुकतावश वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सका, जबकि अन्य 4 ने भी अपना सिर घुमाया। एक क्षण के बाद वे पांचों स्तब्ध रह गए। उसके पास 3 जोड़ी पंख थे, लेकिन उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं था। इसके अलावा, पंखों के अलावा, जो उड़ने वाले जानवरों के समान थे, उसका स्वरूप वास्तव में जानवरों के समान ही था। उसके पिछले पैर मोटे थे, आगे के पैर छोटे थे, शरीर मजबूत था और सिर बड़ा और गोल था। इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि नीले राक्षस की पीठ पर काले कपड़े पहने एक आदमी और लाल पोशाक में एक सुंदर छोटी लड़की थी। यिया,
एक स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज के साथ नीला राक्षस आकाश से नीचे झपटा और तेजी से खूनी ज्वाला पर्वत की तलहटी में तैर गया। यह उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। खूनी ज्वाला पर्वत, मैं अंततः वापस आ गया हूं। लाल पोशाक वाली छोटी लड़की उछलकर नीचे आई और उत्साह से जयकार करने लगी। वह नक्काशीदार जैड की तरह सुंदर और मनमोहक लग रही थी। काले कपड़े वाला आदमी भी लगभग उसी समय नीचे कूद गया। वह बहुत ही युवा लग रहा था, लगभग 20 वर्ष का। वह दुबला पतला और सुंदर चेहरा वाला था तथा उसके हाथ में एक अजीब आकार का लंबा भाला था। भाले का अग्रभाग आग की तरह चमकीला लाल था, लेकिन भाले का डंडा हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ था। स्वर्गीय ग्रेड आयुध कोट। त्रिकोणीय आंखों वाला आदमी फुसफुसाया, उसका चेहरा थोड़ा सा हिल गया। कभी कभी किसी हथियार का रंग देखकर ही उसकी रैंक का पता लगाना आसान होता था। निम्न स्तर के हथियार आमतौर पर शुद्ध रंग के होते थे। मध्यम स्तर के हथियारों में 2 अलग अलग रंग एक साथ मिश्रित होते थे। उच्च स्तर के हथियार 3 अलग अलग रंगों में देखे जा सकते थे और 4 अलग अलग रंग थे। उनमें से अधिकांश स्वर्गीय श्रेणी के हथियार थे। काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में जो भाला था उसके 4 रंग थे, लाल, हरा, नीला और सुनहरा। जो लोग स्वर्गीय ग्रेड आयुध ले गए थे वे ज्यादातर 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड थे। यहां तक कि 8वें चरण के इतने युवा मार्शल लॉर्ड वास्तव में फैंगमिंग माउंटेन रक्त ज्वाला के शिखर पर दिखाई दिए थे। त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति और अन्य 5 ने अपनी सांस रोक ली और एक दूसरे को जल्दी से देखने लगे। वे सभी कुछ हद तक चकित थे, लेकिन तभी एक और भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। नीले राक्षस का शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही क्षण में वह गोल डिस्क के आकार का हो गया। 3 जोड़ी पंख धीरे से फड़फड़ाए और वह तैरता हुआ ऊपर आया और युवक के कंधे पर आ बैठा। नीले रंग का अजगर, आध्यात्मिक जानवर, ब्लू ड्रैगन कोट। ये दृश्य देखकर त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति को कुछ सूझा और अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं सका। क्या? आध्यात्मिक जानवर नीला ड्रैगन कोट। 6 पंखों वाला नीला ड्रैगन कोट। हालांकि इस समय युवक ने अचानक देखा। अगले ही क्षण त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति और अन्य 4 लोगों को एक अतुलनीय दमन की भावना महसूस हुई जो उन्हें घेर रही थी। उनके मन विचलित हो रहे थे, उनकी आत्माएं कांप रही थीं, मानो उनका दम घुटने वाला था। एक क्षण में ही उन 5 ने अवचेतन रूप से अपने मुंह कसकर बंद कर लिए, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। चल दर। दूर से एक धीमी चीख सुनाई दी। युवक ने लाल पोशाक वाली छोटी लड़की को पकड़ लिया और चोटी की ओर उड़ चला। एक क्षण में ही वे छोटे काले बिंदुओं में परिवर्तित हो गए। जब उसकी आकृति पूरी तरह से गायब हो गई तो त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वे ध्वस्त हो गए हैं। अभी अभी के दृश्य के बारे में सोचते हुए, यद्यपि उनके दिलों में कुछ डर था, लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी भौहों के बीच एक अदम्य उत्साह प्रकट हुआ। हे भगवान, एक 6 पंखों वाला नीला ड्रैगन! मैंने वास्तव में एक 6 पंखों वाला नीला ड्रैगन देखा। वह वरिष्ठ कौन है? वह बहुत युवा दिखता है, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र 30 से 40 वर्ष के आसपास होगी, है ना? 8वें मार्शल लॉर्ड। मुझे आश्चर्य है कि वह वहां क्या कर रहा है। कोट। वे आपस में बातें करते रहे, बिना ये जाने कि हरे कपड़े पहने आदमी अपने हाथ में रक्त कारागार पत्थर लेकर चुपके से भाग गया था। काफी देर बाद त्रिकोणीय आंखों वाला आदमी अचानक घबराकर हंसने लगा। भाइयों, हमारा आदमी कौन है? कौन? मोटे आदमी और बाकी लोगों ने एक स्वर में पूछा। तांग हुआन। त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति ने दृढ़ता के साथ नाम कहा। इसके बारे में सोचो, क्या उसका भाला उस समय के फिनिक्स फ्लेम एसेंस और ड्रैगन क्रिस्टल द्वारा बनाए गए उन्नत हथियारों के समान है? यह सच प्रतीत होता है। उनमें से कुछ ने इस पर विचार किया और अवचेतन रूप से अपना सिर हिला दिया। इसके अलावा मुझे अभी याद आया कि किसी ने एक बार कहा था कि तांग हुआन के पास दूसरे नंबर का आध्यात्मिक जानवर ब्लू ड्रैगन है। ऐसा कहा गया कि यह समाचार स्वर्गीय फोजिंग सिटी से आया है, इसलिए यह गलत नहीं होना चाहिए। त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी ने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ ली और कुछ उत्साह के साथ बोलने लगा। लगता है ये निश्चित रूप से तांग हुआन है। तस्क, वह इतनी जल्दी 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड बन गया। 6 पंखों वाला नीला ड्रैगन। ऐसा कहा जाता है कि सभी ब्लू ड्रैगन रत्न खाते हैं। 6 विंग्स रेस में विकसित होने के लिए उन्हें कितने रत्न खिलाने की आवश्यकता होगी? कोट। क्या तांग हुआन ने आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था? वह कब भागकर ब्लड ब्लेज माउंटेन पर आया? उनमें से कुछ लोग बहुत उत्साहित थे। तांग हुआन का शरीर प्रकाश की किरण की तरह था क्योंकि वह अतुलनीय गति से पहाड़ पर ऊपर नीचे छलांग लगा रहा था। अनजाने में वह पहले ही खूनी ज्वाला पर्वत के मध्य भाग में पहुंच चुका था और छोटी लड़की भी उसकी पीठ पर थी। वे जितना ऊपर जाते गए उतना ही अधिक गर्मी होती गई।
हालांकि तांग हुआन के लिए जो निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ जुड़ गया था और सूर्य आत्मा शरीर को संघनित कर दिया था, इस तरह की गर्मी पूरी तरह से असहनीय थी। जहां तक छोटी लड़की का सवाल है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी ओर जियाउद्दीन के सिर के ऊपर गोल्डन हॉर्न के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घूमने लगी और एक ठंडी और ताज़ा आभा लहर दर लहर फैल गई। लगभग आधे पौने घंटे के बाद तांग हुआन शिखर से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। इस समय पर्वत शिखर से आने वाली गर्मी पर्वत के नीचे से आने वाली गर्मी से अनगिनत गुना अधिक थी। तांग हुआन का माथा पहले से ही पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। शियाओबुदियन के तीखे सीन के ऊपर सुनहरी रोशनी और भी अधिक तीव्रता से घूम रही थी, उस बिंदु तक जहां छोटी लड़की सबसे अधिक शांत दिख रही थी। छोटी लड़की ने जो बताया था उसके अनुसार यह रक्त ज्वाला पर्वत अतुलनीय रूप से अत्याचारी दबाव से घिरा हुआ था। उस समय भी यदि वह शिखर तक पहुंचना चाहती थी तो उसे पर्वत की चोटी के करीब उड़ते रहना पड़ता था। वह अधिक ऊंचाई से सीधे यहां तक उड़कर नहीं आ पाएगी तथा उसे ब्लडी फ्लेम माउंटेन के सबसे ऊंचे बिंदु तक तैरकर जाना होगा। यह अफसोस की बात थी, अन्यथा जियाउद्दीन को पर्वत श्रृंखला के निचले भाग में पहले उतरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पलक झपकते ही तांग हुआन और शिखर के बीच की दूरी केवल 200 से 300 मीटर रह गई। इस समय तांग हुआन के डेंटियन के भीतर 9 यांग दिव्य भट्टी और 5 रंग आध्यात्मिक गोलियां दोनों अपनी सीमा तक घूम रही थीं और उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई थी। कुछ ही देर में तांग हुआन छोटी लड़की और शियाओबुदियन को अपने साथ ले आया और एक ही बार में खूनी ज्वाला पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी बिल्कुल समतल थी, जिसकी त्रिज्या कुछ दर्जन मीटर थी। इस क्षेत्र में गर्मी जम गई थी। पूरा शिखर लाल धुंध की परत में ढका हुआ था। उस अत्यधिक गर्मी से तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह भट्टी में हो, और उसके कंधे पर जियाउद्दीन के सींग से निकलने वाली सुनहरी चमक पहले से ही ठोस हो चुकी थी और उसके पूरे छोटे शरीर को लपेट रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्टेज 9 के रैंकर्स के लिए भी इस स्थान तक पहुंचना कठिन है। तांग हुआन ने हल्की सांस छोड़ी और जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। इस शिखर की गर्मी की लहर पहले से ही बेहद भयानक थी। साधारण स्टेज 9 रैंकर्स गर्मी की लहर के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे पीक स्टेज 9 रैंकर्स हों, उनके लिए स्वर्ग क्षेत्र में चढ़ना आसान नहीं होगा। जियाउद्दीन ने अपना सिर हिलाया और सहमति में चिल्लाया, बिल्कुल। फिर वह तांग हुआन की पीठ से नीचे कूद गई और उछलते हुए वह चोटी के केंद्रीय क्षेत्र की ओर दौड़ी और बोली, तांग हुआन, जल्दी से आओ, फ्लेम हॉट यहीं है। तांग हुआन ने देखा कि शिखर के केंद्र में एक गोलाकार जेड मंच था। जेड मंच के मध्य में फीनिक्स की एक बड़ी मूर्ति थी। उसका पूरा शरीर आग की तरह गहरा लाल था और उसके विशाल पंख थोड़े फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश में उड़ने वाला है, और वास्तव में वह बहुत सजीव था, मानो वह जीवित हो। फीनिक्स के मुंह में एक अनियमित आकार की आग जैसी लाल गेंद थी। इसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर था। दूर से देखने पर यह एक दिल जैसा दिखता था। ज्वाला हृदय। तांग हुआन की आंखें चमक उठी और वह तुरंत चल पड़ा। इसके बाद तांग हुआन का ध्यान दूसरी ओर चला गया। कुछ ही क्षण बाद उसने रक्त लाल जेड मंच से एक सौम्य आभा में उतार चढ़ाव महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी समय तांग हुआन के डेंटियन के भीतर तेजी से घूमती हुई 9 यांग दिव्य भट्टी तीव्रता से कांपने लगी। थोड़ी देर बाद तांग हुआन और छोटी लड़की लगभग एक ही समय में जेड मंच के किनारे पहुंचे और फिर एक के बाद एक छलांग लगाते हुए जल्दी से मूर्तिकला के सामने पहुंच गए। छोटी लड़की, तुम इस ज्वाला हृदय को कैसे प्राप्त करती हो? ज्वाला हृदय को देखते हुए, जो लगभग पहुंच के भीतर था, तांग हुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस ज्वाला हृदय ने उन्हें जो अनुभूति दी वह अत्यंत विशेष थी। इससे निकलने वाली सौम्य आभा आसपास की गर्मी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई थी। इस शिखर से निकलने वाली ऊष्मा निर्वाण पवित्र अग्नि के समान थी। इसका मतलब यह था कि फ्लेम हॉट के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे इसके और निर्वाण पवित्र अग्नि के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप फ्लेम हॉट को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको इसे सक्रिय करने के लिए मेरी फीनिक्स रक्तरेखा और अपनी आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति का एक साथ उपयोग करना होगा। उस समय फीनिक्स पूर्वज का मुंह खुल जाएगा और फ्लेम हॉट स्वाभाविक रूप से उससे अलग हो जाएगा। कोट। छोटी लड़की ने फीनिक्स पक्षी की ओर देखा। उसकी चमकदार काली आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। थोड़ी देर बाद उसे कुछ सूझा और उसने पलक झपकते ही तांग हुआन की ओर देखा और कहा, बेशक, पहले आप इसे उतारने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। तांग हुआन हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। छोटी लड़की की आंखें चमक उठी, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान झलक रही थी।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह फीनिक्स प्रतिमा के सामने पैर मोड़कर बैठ गई और अपने सफेद और कोमल हाथों को आगे बढ़ाकर उसके एक पंजे को दबा दिया। तांग हुआन, मैं पहले जाऊंगा। जब मैं बाद में तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम अपना कदम उठा सकते हो। थोड़ा सा सिर हिलाया, छोटी लड़की ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। तांग हुआन छोटी लड़की के बगल में पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। जियाओ बुदियन भी तांग हुआन के कंधे से नीचे खिसक गया, जबकि उसकी बड़ी आंखें उत्सुकता से छोटी लड़की को देख रही थीं। क्लैंग। कुछ देर बाद छोटी लड़की ने अपनी आंखें खोली और अचानक अपना मुंह खोल दिया। फैंग मिंग की आवाज की एक स्पष्ट और तेज ध्वनि निकली। उसके बाद छोटी लड़की की सफेद और कोमल दाहिनी हथेली गहरी लाल हो गई। खून रिसना जारी रहा, फीनिक्स के पंजों का अनुसरण करते हुए बाहर की ओर फैल गया। हाँ, जियो बुदियन चौंक गया और अनियंत्रित रूप से तांग हुआन की बाहों में कूद गया। उसकी गहरी नीली आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ ही क्षणों में फीनिक्स प्रतिमा रक्त लाल मकड़ी के जाले जैसे रेशमी धागों से लपेटी जा चुकी थी। इतना ही नहीं, नीचे स्थित फीनिक्स स्टेज का एक बड़ा हिस्सा भी रक्तलाल रेशमी जाल से ढका हुआ था। समय की कुछ और सांसें बीत गईं और पूरा फीनिक्स स्टेज उसके भीतर समा गया। हालांकि इस अवस्था में भी लड़की के दाहिने हाथ से अभी भी खून बह रहा था। उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। उसका नाजुक चेहरा पहले से ही थोड़ा पीला पड़ चुका था। ये देखकर तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, छोटी लड़की ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कमजोरी से पुकारा, तांग हुआन, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। तांग हुआन को सोचने का समय नहीं मिला। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और फीनिक्स प्रतिमा के दूसरे पंजे पर दबाव डाला। हु। तांग हुआन की दाहिनी हथेली से अतुलनीय रूप से प्रबल आध्यात्मिक अग्नि ऊर्जा की गर्मी तुरंत बाहर निकली और टूटे हुए बांध की तरह अंतहीन रूप से अंदर रिसने लगी। एक क्षण में फीनिक्स मूर्ति के पंजों से एक चमकदार उग्र लाल आभा प्रकट हुई और पानी की एक धारा की तरह वह रक्त लाल जाल में पागलों की तरह फैल गई। कुछ ही देर बाद फीनिक्स की पूरी प्रतिमा और शिखर पर स्थित फीनिक्स स्टेज का यह भाग पूरी तरह से चमकदार लाल रोशनी से ढक गया। तांग हुआन यहीं नहीं रुका। जिस क्षण उसने आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति बाहर भेजी, उसे चूसने से एक अप्रतिरोध्य शक्ति का अनुभव हुआ। इस समय भले ही वह आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को सक्रिय रूप से प्रकट न करे, लेकिन फीनिक्स स्टेज से उत्पन्न होने वाली शक्ति भी लगातार बढ़ती रहेगी। यह अनुभूति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तब हुई थी जब उसने पहली बार फीनिक्स घोंसले का दरवाजा खोला था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हथेली और फीनिक्स मूर्ति के पंजे एक हो गए हों, जिससे उन्हें एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो गया हो। यदि वह पूरी ताकत से चूसना शुरू नहीं करता तो उसके लिए रुकना मुश्किल हो जाता। थोड़ी देर बाद तांग हुआन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये फीनिक्स स्टेज एक राक्षस की तरह था जो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता था। कुछ ही समय में आध्यात्मिक अग्नि की आधी से अधिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दिव्य शस्त्र मंडप में लगातार 10 दिनों तक उन्होंने जो दिव्य श्रेणी के शस्त्र बनाए, वे केवल इतने ही थे। मुझे मत बताओ कि तुमने आध्यात्मिक अग्नि की सारी शक्ति का उपयोग कर लिया है। तांग हुआन इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक ये सबसे बुरा परिणाम नहीं था। यदि वह आध्यात्मिक अग्नि की सारी शक्ति का उपयोग कर ले, तब भी वह फीनिक्स स्टेज को सक्रिय नहीं कर पाएगा और फ्लेम हॉट को नीचे नहीं ले जा पाएगा, फिर उसे सिरदर्द होगा। तांग हुआन, क्या तुम अभी भी टिक सकते हो? बगल में लड़की का चेहरा थोड़ा बेहतर हो गया था। इतना खराब भी नहीं। तांग हुआन ने हल्का सा सिर हिलाया। इस फीनिक्स स्टेज को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तांग हुआन, यदि आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो आप वास्तविक क्यूई का उपयोग कर सकते हैं। यद्यपि वास्तविक क्यूई के प्रभाव की तुलना आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से नहीं की जा सकती, फिर भी ये एक भूमिका निभा सकती है। छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और आग जैसी लाल मूर्ति को देखा। ठीक है। छोटी लड़की ने जो कहा वह बिल्कुल वही था जो तांग हुआन सोच रहा था। अगले ही क्षण तांग हुआन ने चलना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति के साथ मिश्रित एक राजसी वास्तविक क्यूई फीनिक्स स्टेज में घुस गई। एक और लंबा समय बीत गया। क्लैंग। अचानक रक्त ज्वाला पर्वत की चोटी से एक फैंग मिंग फट पड़ा, जिससे पृथ्वी हिल गई। पास में ही असंख्य योद्धा, जिन्होंने रात के अंधेरे के कारण अपनी गतिविधियां रोक दी थीं, इस अचानक हुए हंगामे से चौंक गए। एक एक करके वे अपनी आंखों में अनियंत्रित आश्चर्य के साथ रक्त लाल पहाड़ की ओर देखने लगे, जबकि पहाड़ के नीचे मौजूद मार्शल योद्धा और भी अधिक चकित थे। इस समय खूनी ज्वाला पर्वत की चोटी पर फीनिक्स स्टेज पर तांग हुआन ने राहत की लंबी सांस ली। जिस क्षण पहाड़ के गर्भ से आवाज निकली, उसकी दाहिनी हथेली अंततः फीनिक्स प्रतिमा के पैरों से हट गई थी। फीनिक्स स्टेज अंततः सक्रिय हो गया है। तांग हुआन, अब आप कैसी हैं? लड़की की आंखों में उत्साह झलकने लगा। मेरी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है।
तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिससे उसकी भौहों के बीच थकान का हल्का सा निशान दिखाई दिया। महान। छोटी लड़की ने अचानक ताली बजाई, तांग हुआन की ओर देखा और खिलखिलाकर बोली, तांग हुआन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। आपका क्या मतलब है? तांग हुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया, जैसे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने छोटी लड़की को घूर कर देखा। तांग हुआन, मेरी हमेशा से एक इच्छा रही है, और वह है फीनिक्स ग्रैंडमास्टर की विरासत प्राप्त करने के लिए एक सच्चे पुनर्जन्म से गुजरना। छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से, अगर मुझे पुनर्जन्म चाहिए तो मुझे इस फीनिक्स स्टेज को सक्रिय करना होगा। लेकिन फीनिक्स स्टेज को सक्रिय करने के लिए फीनिक्स रक्तरेखा की आवश्यकता के अलावा मुझे निर्वाण पवित्र अग्नि की भी आवश्यकता है। मैंने शुरू में सोचा था कि इस जीवन में कोई आशा नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में इस तरह की आध्यात्मिक अग्नि के साथ जुड़ने में सफल होंगे। मेरे फीनिक्स रक्तरेखा और आपकी निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ मैं अंततः इस फीनिक्स चरण को सक्रिय करने में सफल हो गया हूं, और मेरा निर्वाण चरण जल्द ही शुरू होगा। फ्लेम हॉट के साथ विलय करने और फीनिक्स पूर्वज की विरासत प्राप्त करने के बाद न केवल मैं अपनी ताकत हासिल कर सकता हूं, बल्कि मैं अपने चरम पर होने की तुलना में और भी आगे बढ़ सकता हूं। एक दिन मैं भी उस स्तर तक पहुंच सकूंगा जिस स्तर तक ये बूढ़ा फीनिक्स अतीत के बारे में जानता था। तांग हुआन, बताओ, क्या मुझे तुम्हारा सही ढंग से धन्यवाद करना चाहिए? कोट। छोटी लड़की अपने आप से बहुत खुश थी। तुम्हें सचमुच मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तांग हुआन को अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा था और वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। छोटी लड़की ने हंसते हुए कहा, तांग हुआन, चूंकि तुमने इस समय के दौरान मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, और यहाँ तक कि फीनिक्स स्टेज को सफलतापूर्वक सक्रिय करने में भी मेरी मदद की है, इसलिए उस वर्ष जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखूंगी। आप इस छोटे बदमाश को ले जा सकते हैं और भाग सकते हैं। जिस क्षण निर्वाणिक पुनर्जन्म शुरू होगा, आप सभी को तुरंत इस फीनिक्स स्टेज द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप पहल करें और चले जाएं। कोट। तांग हुआन, तुम क्या सोचते हो? छोटी लड़की का चेहरा उपहास और व्यंग्य से भरा हुआ था। उसे अब तांग हुआन की कोई परवाह नहीं थी। जहां तक ज़ियाओबुद्दीन, इस 6 पंखों वाले नीले ड्रैगन की बात है, तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये छोटा सा जीव उड़ तो सकता था, लेकिन इसकी ताकत, हाहा, क्या इसमें ताकत थी? या शियाओबुद्दीन को कुछ समझ में आया। उसने अपनी नुकीली दांतें निकाली और छोटी लड़की पर अपने पंजे लहराए। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि फीनिक्स स्टेज द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर कैसा महसूस होता है। तांग हुआन हल्का सा मुस्कुराया। छोटी लड़की ने भौहें सिकोड़ी और तांग हुआन को संदेह से देखा। अब भी तांग हुआन अभी भी हंसने में सक्षम था, जो थोड़ा असामान्य था। चूंकि आप खुद पर दुख लाना चाहते हैं, तो यहां रहना जारी रखें। एक ठंडी हंसी के साथ छोटी लड़की चुपचाप तांग हुआन से दूर हो गई, और फिर उसकी नज़र फीनिक्स की मूर्ति पर पड़ी। समय धीरे धीरे बीतता गया। हालांकि जितना अधिक वह इंतजार करती, उसका चेहरा उतना ही बदसूरत होता जाता। लगभग 10 सांसें लेने के बाद वह घबराकर बोली, क्या हुआ? क्या निर्वाण का प्रारंभ नहीं हो रहा है? कोट। ठीक है, निर्वाण चरण अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? तांग हुआन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और आश्चर्य से पूछा, यह आप है? छोटी लड़की ने अचानक तांग हुआन को पलक झपकते ही घूर कर देखा और जोर से चिल्लाई, तांग हुआन, तुमने इस फीनिक्स स्टेज के साथ कुछ किया होगा। छोटी बच्ची, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रही हो? तांग हुआन अचानक हंसा और धीरे धीरे खड़ा हुआ, कदम दर कदम छोटी लड़की की ओर चलने लगा। आप। छोटी लड़की की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उसकी आंखों में घबराहट झलक उठी, लेकिन वह तुरंत फिर से शांत हो गई। तांग हुआन, चाहे तुमने वास्तव में कुछ किया हो या नहीं, ये तथ्य कि तुमने अपनी सारी वास्तविक क्यूई और आध्यात्मिक अग्नि ऊर्जा का उपयोग कर लिया है, एक तथ्य है। यदि आप समझदार हैं तो मुझे ईमानदारी से बताएं, अन्यथा मेरे कार्यों के लिए मुझे दोष न दें। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ये सुनकर तांग हुआन का चेहरा अजीब हो गया। वो 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड की ताकत की तुलना करने में सक्षम होना, मुझे लगता है कि यह आपकी सबसे बड़ी निर्भरता है। क्या आप जानते हैं कि मेरी शक्ति पहले ही 8वें चरण तक बहाल हो चुकी है? कोट। छोटी लड़की हैरान रह गई। जैसा कि तांग हुआन ने कहा था, 8वें चरण की ताकत वास्तव में उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। उसने सोचा था कि उसने इसे पूरी तरह से छुपा लिया है, लेकिन अब वास्तव में तांग हुआन ने इसे उजागर कर दिया था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि तांग हुआन को उसके रहस्य के बारे में बहुत पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन उसने इसका खुलासा बिल्कुल नहीं किया। यह सही है। तांग हुआन हंसा। छोटी लड़की की अपनी ताकत छिपाने का तरीका वास्तव में शानदार था।
जब वह अभी अभी आकाशीय आत्मा क्षेत्र से लौटा था तो तांग हुआन को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कि वह केवल छठे चरण तक ही ठीक हुई थी और आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को अवशोषित करने के बाद ही तांग हुआन को संदेह होने लगा। कई बार आभा में उतार चढ़ाव देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि छोटी लड़की अपनी ताकत छिपा रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि तांग हुआन के पास 9 यांग दिव्य भट्टी और 5 रंग आध्यात्मिक गोलियां थीं, इसलिए धारणा क्षमता बेहद संवेदनशील थी। यदि यह कोई और होता तो शेंगुवान जैसा व्यक्ति भी उस छोटी लड़की की असामान्यता का पता नहीं लगा पाता और केवल यही सोचता कि वह स्टेज 6 मार्शल मास्टर थी। तो क्या हुआ? छोटी लड़की ने दांत पीस लिए। उसके छोटे से शरीर के पीछे एक जोड़ी विशाल ज्वलंत पंख फैले हुए थे। मुझे विश्वास नहीं है कि ऊर्जा समाप्त हो जाने के बाद तुम मेरे बराबर रह पाओगे। हाँ, छोटी लड़की के शरीर में परिवर्तन देखकर जियो बुदियन पूरी तरह से दंग रह गया। आप इसे आजमा सकते हैं। तांग हुआन हल्के से मुस्कुराया। तांग हुआन, तुमने खुद ही यह मांगा था। छोटी लड़की ने तेज चीख मारी क्योंकि उसके लाल पंख अचानक फड़फड़ाने लगे। भयानक शक्ति क्यू एक हिंसक और चौंकाने वाले तूफान में संघनित हो गई जो तांग हुआन की ओर चिल्ला रही थी। बज़। लगभग उसी समय एक तीव्र कांपती हुई ध्वनि गूंजी और फीनिक्स स्टेज से एक चमकदार लाल रोशनी उठी जिसने तुरंत ही अंदर मौजूद छोटी लड़की को धक लिया। इसके तुरंत बाद, जैसे कि उसे किसी विशाल अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो, वह अनायास ही पीछे की ओर तैरने लगी और एक क्षण में वह फीनिक्स स्टेज के नीचे उतर गई। उसके चारों ओर की लाल रोशनी एक पल में गायब हो गई। हालांकि छोटी लड़की स्तब्ध थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छोटी बच्ची, तुम्हें कैसा लग रहा है? फीनिक्स स्टेज पर तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो बुदियन की गहरी नीली आंखें भी लगातार झपक रही थीं, बेहद आश्चर्यचकित। ये कैसे हो सकता है? क्या मुझे वास्तव में फीनिक्स स्टेज द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था? छोटी लड़की चिल्लाई। छोटी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं फीनिक्स स्टेज को सक्रिय कर रहा था तो मुझे मूर्ति के अंदर एक मोती महसूस हुआ। मैंने इसकी जांच करने के लिए वास्तविक क्यूई का उपयोग किया और पाया कि मेरा अपना माइंड स्टिग्मा वास्तव में इसमें विलीन हो गया था। वर्तमान में इस फीनिक्स स्टेज को नियंत्रित करने में सक्षम प्रतीत होता हूं। कोट। इस बात को लेकर तांग हुआन भी काफी हैरान थी। तांग हुआन की मूल योजना में अगर इस फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की वास्तव में अन्य योजनाएं थीं तो ये ठीक होगा। भले ही उसने अपनी शक्तिशाली सूर्य आत्मा शरीर के साथ वास्तविक क्यूई और आध्यात्मिक अग्नि की सारी शक्ति को समाप्त कर दिया हो, तांग हुआन की ताकत 8वें चरण के दानव मार्शल के बराबर होगी। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि फीनिक्स स्टेज को सक्रिय करने की प्रक्रिया के दौरान वह वास्तव में फीनिक्स के शरीर के अंदर एक ज्वलंत लाल मोती को महसूस करेगा। जैसा कि तांग हुआन ने कहा था, वह केवल शुरुआत में इसकी जांच करने के लिए असली क्यूई का उपयोग करना चाहता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वास्तविक क्यूई के प्रवेश करने के बाद माइंड स्टिग्मा भी उसमें विलीन हो गया। उस समय तांग हुआन पहले से ही समझ गया था कि न केवल मन का फीनिक्स स्टेज का मूल था, बल्कि इसमें प्राचीन फीनिक्स की विरासत भी निहित थी। इसका अर्थ यह भी था कि तांग हुआन, जिसका मन और आत्मा मन के साथ जुड़े हुए थे, इस फीनिक्स स्टेज का मालिक बन गया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि तांग हुआन विरासत प्राप्त नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास फीनिक्स वंश नहीं था। फीनिक्स सोल पल। वह फीनिक्स सोल पल है। कोट। छोटी लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका सिर चक्कर खाने लगा और उसे खून की उल्टी आने लगी। काफी देर बाद उसे आखिरकार होश आया और वह गुस्से से तांग हुआन को देखने लगी। तांग हुआन, उस फीनिक्स सोल ऑर्ब में पूर्वजों की विरासत थी। तुम्हारे पास फीनिक्स वंश नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेकार है, तो क्यों न हम एक सौदा कर लें? आपने फ्लेम हॉट ले लिया और फीनिक्स सोल ऑर्ब छोड़ दिया तो हम खुद को एक दूसरे के लिए कुछ भी बकाया नहीं मान सकते, या फिर नहीं तो क्या? तांग हुआन ने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से मुस्कुराया। अन्यथा आपके पास चरण 9 दानव राजा की ताकत वाला एक और दुश्मन होगा। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस रक्त ज्वाला पर्वत पर अपनी पूरी ताकत पुनः प्राप्त करने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। उस समय यदि आप पवित्र आत्मा महाद्वीप जाना चाहें तो यह इतना आसान नहीं होगा। छोटी लड़की ने हुंकार भरी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तांग हुआन की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि मेरी सलाह है। तांग हुआन, आप मूल रूप से ज्वाला हृदय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ज्वाला हृदय प्राप्त करने के बाद आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। छोटी लड़की मुस्कुरा दी। आप ठीक कह रहे हैं। तांग हुआन की आंखों में एक परिचित भाव उभरा और वह हंसा। छोटी लड़की, बात बन गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग हुआन के विचार थोड़े से बदल गए। क्लैंग। एक और फैंग मिंग ध्वनि गूंजी।
फीनिक्स स्टेज पर मूर्ति एक जीवित आत्मा की वस्तु बन गई थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह में रखा फ्लेम हॉट तुरंत नीचे तैरने लगा, जैसे कि वह भारहीन था। तांग हुआन का शरीर हरकत में आया और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। फीनिक्स स्टेज के नीचे जब छोटी लड़की ने यह देखा तो वह अपना चेहरा झटकने से नहीं रोक सकी। इस समय तांग हुआन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और वह जियो बुदियन को साथ लेकर फीनिक्स स्टेज से नीचे कूद गया। जिस क्षण वह फीनिक्स स्टेज से बाहर निकला, पुनर्जन्म वाली फीनिक्स प्रतिमा पहले ही ऊपर तैर चुकी थी और गोल मंच से लगातार घनी लाल रोशनी उठ रही थी। पलक झपकते ही यह एक भयंकर ज्वाला में परिवर्तित हो गई जिसने फीनिक्स को अपनी चपेट में ले लिया। निर्वाण शुरू हो रहा है। छोटी लड़की की आंखों में परमानंद झलक रहा था जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पंख फड़फड़ाए। उसका छोटा सा शरीर हवा में उछलकर फीनिक्स स्टेज पर लगी आग में समा गया। धत तेरी की, तांग हुआन, आपने फीनिक्स सोल ऑर्ब के भीतर माइंड स्टिग्मा को नहीं फैलाया। अगले ही पल फीनिक्स स्टेज से अचानक एक गुस्से भरी चीख आई। ओह, याद नहीं रहा। फीनिक्स स्टेज के नीचे तांग हुआन को यह मामला याद आ गया और वह शर्मिंदगी से हंस पड़ा। छोटी लड़की, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकती, ये तुम ही थी जो बहुत अधीर थी। फ्लेम हॉट को हटाने से पहले मुझे फीनिक्स सोल पल को सक्रिय करना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि फीनिक्स सोल पल के सक्रिय होने से निर्वाण ज्वाला उत्पन्न होगी। सच में तुमने पूछा भी नहीं और ऐसे ही दौड़े चले आए। कोट